बच्चों, इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न हमें हमारे होमवर्क असाइनमेंट की कॉपी में नोट कर डालने हैं। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो ये मेथड है हमारा, इनकम मेथड के थ्रू हम जानेंगे कि किस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं राष्ट्रीय आय को। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल चरणों की व्याख्या करें। यह पहला प्रश्न है हमारे लिए आज कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस स्टेप्स को बोलेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स आय विधि में या इनकम मेथड में इन्वॉल्व हैं। तो स्टेप्स देखें। स्टेप्स में पहला स्टेप है कारक आगतों का उपयोग करने वाली उत्पादन इकाइयों की पहचान तथा वर्गीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितनी भी कारक आगतें हैं या फैक्टर इनकम यहाँ से जनरेट होती है, उन सभी उत्पादन इकाइयों को पहचानेंगे पहले स्टेप में कि कौन कौन सी हमारी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ हैं। अर्थात आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योर्स विच एम्प्लॉय फैक्टर इनपुट्स। तो हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है किनका, कि हमारे पास कितनी प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इंटरप्राइजेस कितने हैं, प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस। पहला काम ही करना है, पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप होगा कारक आय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। जो हम कारक आय जनरेट हो रही है, जहाँ से भी हो रही है, तो उनका हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कि किस किस फॉर्म में हमें वो कारक आय मिल रही है। रेंट पे मिल रही है, वेजेस में मिल रही है, या हमें कोई हमने लैंड दे रखी है, लैंड पर कोई हमारे पास कोई इस तरह का रेंट आ रहा है या रॉयल्टी आ रही है, ये देखेंगे, चेक करेंगे, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से हम कारक आय का वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ फैक्टर इनकम, कारक आय का अनुमान लगाएंगे। और लास्ट स्टेप होगा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। तो ये सभी स्टेप्स हम इसमें करेंगे जब हम आय विधि से और राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे। तो ये 1 2 3 4 स्टेप्स मेजर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अर्थात कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की हमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनको बताना है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का उल्लेख कीजिए कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनको उल्लेख करना है। तो इसके लिए हम कंपोनेंट्स देखते हैं कि कर्मचारी के पारिश्रमिक या CO, ये इसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को देखेंगे। तो COE में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, उनको जान लेते हैं। तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, किस किस से मिलके बना होता है। बेसिकली COE में कौन कौन से इंक्लूड हम कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट ए है वेतन, वेजेस और सैलरी। जो हमें सैलरी मिलती है नगद, जब नगद कैश जो मिलता है, सैलरी एंड वेजेस कर्मचारियों को पारिश्रमिक में काउंट होगा। किस्म के रूप में मजदूरी, अर्थात वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इसका मतलब किस्म के रूप में, किस्म के रूप में मतलब कई बार जो हमारे जो एम्प्लॉयर हैं, जैसे जहाँ हम सर्विस कर रहे हैं, तो वो हमें रेंट फ्री हाउस देते हैं, अर्थात किराया रहित घर भी देते हैं। फ्री कार से आना जाना देते हैं कि भाई कार लीजिए आप फ्री आ जा सकते हैं। फ्री मेडिकल सुविधा देते हैं, या एजुकेशन, फ्री बच्चों के पढ़ने के लिए एजुकेशन देते हैं। ये भी किसी का हिस्सा है, कर्मचारियों को पारिश्रमिक का हिस्सा है। थर्ड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, जहाँ से हमें नियोक्ता हैं हमारे, वो है हमें सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। कौन करते हैं? नियोक्ता, एम्प्लॉयर्स। हम नहीं करते, हमें तो जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं
वो सोशल सिक्योरिटी के लिए, जैसे हमें मिलता है क्या, पेंशन स्कीम के लिए। तो कर्मचारियों के लिए मालिकों की ओर से, किनकी ओर से ध्यान रखेंगे, मालिकों की ओर से, हमारी तरफ से नहीं, मालिकों की ओर से सामाजिक सुरक्षा में अंशदान या योगदान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें यहाँ समझना है कि कौन कर रहा है सामाजिक सुरक्षा में योगदान, मालिकों की ओर से, ना कि हमारी तरफ से सामाजिक सुरक्षा में योगदान हो रहा है। तो ये कहाँ का, प्रोविडेंट फंड में या ग्रेजुटी में, लेबर वेलफेयर फंड में। तो ये सब मिलाकर के ये जो है, ये सब कौन देता है, हमारा एम्प्लॉयर अर्थात नियोक्ता। तो हमारे 3 इसके बेसिक पॉइंट्स हो गए, इन तीनों को हम कहेंगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, हाउ विल द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। निम्न के साथ राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या व्यवहार किया जाए। निम्न के साथ राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या व्यवहार किया जाए, क्या उसे राष्ट्रीय आय में आकलित किया जाए, इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए। तो नंबर फर्स्ट है, इंटरेस्ट पेड टू हाउस होल्ड बाई बैंक्स ऑन देयर सेविंग्स। बैंकों द्वारा गृहस्थियों को उनकी बचत पर दिया गया ब्याज। कौन बचत कर रहा है, बचत खाते में कौन बचत में पैसे डाल रहे हैं, गृहस्थी लोग, अर्थात हाउस होल्ड जो हैं वो अपने पैसे को बचत बैंक में बचत के लिए डालते हैं। उस पर जो ब्याज मिलता है कौन देती है, बैंक। तो उस बैंक के ब्याज को क्या हम राष्ट्रीय आय में आकलित करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस बात को हम प्रश्न को देखेंगे और इसको हम रीजन भी देंगे, क्या कारण है, इसका कारण भी इसमें लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम देखें, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये हमारे पास है। प्रश्न नंबर 3 आंसर को देख लेते हैं। तो यस, इंक्लूडेड, इसको हम इंक्लूड करेंगे, बिकॉज मनी डिपॉजिटेड बाय हाउस होल्ड्स इन सेविंग अकाउंट्स यूज्ड टू डू बैंकिंग सर्विसेज लाइक बैंक प्रोवाइड लोन फॉर प्रोडक्शन एंड फैक्टर सर्विसेज, so interest on that amount will include in national income। मतलब क्या हुआ कि जो हमने पैसा जमा किया बैंक में, वह पैसा बैंक ने क्या किया, बैंक ने किसी को उत्पादन के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए या प्रोडक्शन के लिए कुछ सर्विसेज जनरेट हुई, वहाँ के लिए पैसा दिया, अर्थात वहाँ से उन्हें फैक्टर इनकम जनरेट हुई, और फैक्टर इनकम उन्हें जनरेट हुई तो उससे उन्हें ब्याज मिला, उस ब्याज का एक हिस्सा हमें दिया गया, इसलिए वह उसमें इंक्लूड हुआ, किसमें, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होगा। हिंदी में देखें जरा एक बार से, हिंदी में इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। देखें प्रश्न का उत्तर, हाँ जुड़ेगा, किसमें, राष्ट्रीय आय में, क्योंकि गृहस्थियों द्वारा जमा धन बैंक द्वारा लोन पर दिया जाता है, जिससे उत्पादन तथा कारक सेवाएं पैदा होती हैं, इसलिए उसको हम राष्ट्रीय आय में आकलित करेंगे, जोड़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सेकंड, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए फ्रेंड। कहां से लोन लिया है, अपने मित्र से, मित्र से लिए गए ऋण पर दिया गया ब्याज। देखिए, मित्र से लोन लिया है, कुछ काम करने के लिए नहीं लिया है, अपने आप के उपभोग के लिए लिया है, स्वयं उपभोग के लिए। तो जब स्वयं उपभोग के लिए लिया है तो उस पे ब्याज जो मित्र दे रहा है वह कंजप्शन में गया, इसलिए उस पर कोई फैक्टर इनकम जनरेट नहीं हुई, इसलिए यह इंक्लूड नहीं होगा। तो उत्तर इसका सीधा सीधा है। इसको भी देख लेते हैं आंसर को, कि मित्र ने लोन दिया है मित्र को, तो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज ए नॉन फैक्टर रिसीप्ट एज इट इज यूज्ड फॉर कंजप्शन। राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा क्योंकि मित्र से लिए गए ऋण से कारक आय नहीं पैदा हो रही है, यह लोन स्वउपभोग के लिए है। किसी भी मित्र ने, एक मित्र ने दूसरे मित्र को लोन दिया कि भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा, तो 10,000 रुपये कहाँ उसने उपयोग किए, बेसिकली उसकी ज़रूरतें हैं, बच्चे की फीस देनी है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, या कुछ और कंजप्शन के सामान लेने हैं, तो उस पर उसने उसको पैसे को लगा दिया, इसलिए वह जो इंटरेस्ट दे रहा है अपने मित्र को तो कोई कारक सेवा से नहीं दे रहा है, इसलिए वह हमारी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं होंगे, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अगला थर्ड पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज ए टैक्सी। क्या किया इसने? टैक्सी खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर बैंक को दिया गया ब्याज। किसको दे रहे हैं? बैंक को। बैंक से ऋण लिया, लोन लिया और उसको हम ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। किसको? बैंक को। बेसिकली ये किस काम के लिए लोन लिया गया? देखें, टैक्सी खरीदने के लिए। जब टैक्सी खरीदी गई, इसका मतलब टैक्सी में टैक्सी मालिक क्या करेगा? निश्चित रूप से उसे उपयोग करेगा। किस काम के लिए? टैक्सी के लिए। अर्थात लोगों को ले जाएगा, उनसे भाड़ा लेगा, फिर से ले जाएगा, भाड़ा लेगा, तो डेली रूटीन में उसको घुमाएगा और भाड़ा कमाएगा। इसका मतलब वह सर्विसेज दे रहा है और वहाँ से हमें फैक्टर इनकम क्रिएट हो रही है। उस फैक्टर इनकम से क्या कर रहा है? वो लोन पे कर रहा है। इसका मतलब वह फैक्टर इनकम का हिस्सा है, इसलिए वह किस में इंक्लूड होगा? हमारी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड जरूर होगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट है फोर्थ, इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन कार लोन। अब क्या हुआ? इंटरेस्ट पे किया, किस पे किया? इंडिविजुअल, किसी खुद ने, एक व्यक्ति द्वारा कार ऋण पर चुकाया गया ब्याज। एक व्यक्ति द्वारा कार ऋण, अर्थात हमने खुद अपने उपभोग के लिए कार ली है, खुद घूमने के लिए, अपने परिवार को घुमाने के लिए कार ली है। जब हमने अपने उपभोग के लिए कार ली है तो उसमें हम उसको पेमेंट दे रहे हैं, अपने दोस्त को लोन दे रहे हैं, लोन पे लिया है तो उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे स्व उपभोग के लिए ली गई कार है, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते। इसका दिया हुआ क्या इंटरेस्ट को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, कहाँ से हुआ है? स्व उपभोग के लिए ली गई कार से, उससे हमने कोई इनकम जनरेट नहीं की। तो इसको हम रिटर्न में एक बार देख लेते हैं, इनके आंसर्स, ताकि इसको सावधानी से हम समझ सकें। देखें आंसर, नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज ए नॉन फैक्टर इनकम ऑफ लोन, is not used for production but for consumption। नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि व्यक्ति द्वारा लिया गया लोन स्वभोग के लिए लिया है, इसे कुछ भी उत्पादन नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एक बार इससे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्न आंकड़ों से राष्ट्रीय आय ज्ञात करें। क्या क्या आंकड़े दे रहा देखें। नंबर फर्स्ट, COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या कर्मचारियों को पारिश्रमिक 600। सेकंड, रेंट किराया 100। थर्ड, लाभ प्रॉफिट 80। फोर्थ, मिक्स्ड इनकम मिश्रित आय 200। फिफ्थ, इंटरेस्ट ब्याज 120। सिक्स, नफीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अर्थात विदेशों से इस निवल कारक आय या शुद्ध कारक आय -10। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स या निवल अप्रत्यक्ष कर 110। तो इस प्रश्न को हम कैसे निकालें कि हमें क्या मिल जाए? राष्ट्रीय आय। तो बेसिकली ये जो COE जब दे रखा है तो हमें आइडेंटिफिकेशन हो गया, किराया दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, मिक्स इनकम दे रखी है, तो हमें ये अंदाज़ा लग गया कि ये प्रश्न आय विधि का है। और आय विधि में हमें हमारे पास जो निकालने के लिए क्या मिलता है? NDPFC। अब हम कैसे सॉल्व करें इसे, वो हम देख लेते हैं। आय विधि में कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको हम देखते हैं। आय विधि से बाय इनकम मेथड, NDPFC हमें इनकम मेथड में क्या मिलता है? NDPFC अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या आय। क्या होता है इसका फॉर्मूला? COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ये फॉर्मूला हो गया। इसको हिंदी में देखें तो कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, कर्मचारियों को पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय बराबर क्या? कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या NDPFC। हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी कर्मचारियों को पारिश्रमिक प्रश्न में है 600। प्रचालन अधिशेष को हम जब खोलते हैं आगे तो किराया प्लस ब्याज प्लस लाभ मिलता है प्लस मिक्स इनकम। हमारे पास किराया दे रखा है प्रश्न में 100, ब्याज 80, लाभ 120, मिक्स इनकम 200। इन सबको हमने जोड़ा, कितना मिल गया? 1100 अर्थात 1100। अब हमें मिला NDPFC। क्या मिल गया? NDPFC। इससे फाइंड करना है हमें NNPFC, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है। अब हम देखें, नेट तो नेट है लेकिन डोमेस्टिक को नेट में कन्वर्ट करना है। और जब हम डोमेस्टिक से नेट में जाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दोबारा से याद कर लें। जब भी डोमेस्टिक से नेट में जाएंगे तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देंगे।
तो हमने ये ऐड कर दिया किसमें, डोमेस्टिक में। जब हमने ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, राष्ट्रीय। अब हम देखें एनडीपीएफसी कितना था, 1100, और हमारे पास ये दे रखा है नफीफा कितना, -10, अर्थात -10। जब इसको हमने सॉल्व किया तो मिला कितना, 1090। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बहुत छोटा अच्छा प्रश्न है। प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट इसमें प्रॉफिट 1250, डिविडेंड 250, प्रॉफिट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स इसे बोलते हैं, कितना है 300। व्हेन व्हाट आर द रिटेन्ड अर्निंग्स, यदि लाभ 1250 या 1250, लाभांश 250, लाभ कर 300, तो प्रतिधारित आय या रिटेन्ड इनकम अर्निंग्स क्या हुई, उनको हमें फाइंड करना है। प्रश्न ये है, प्रश्न का उत्तर हम ऐसे फाइंड करेंगे, ध्यान रखें फाइंड करने का तरीका हमारे पास क्या है। देखें प्रश्न 5, प्रॉफिट को हम 3 हिस्सों में देखते हैं, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स प्लस रिटेन्ड इनकम, अर्थात लाभांश प्लस लाभ कर प्लस प्रतिधारित आय। ये तीनों मिलाकर क्या होते हैं, लाभ। लाभ के 3 हिस्से होते हैं बेसिकली। हमें क्या क्या दे रखा है, लाभांश दे रखा है, लाभ दे रखा है, लाभ कर दे रखा है 300। ये हमने वैल्यूज इनकी डाल दी। बचा क्या, प्रतिधारित आय अर्थात रिटेन्ड इनकम, प्लस में रिटेन्ड इनकम प्रतिधारित आय डाल दी। ये प्लस के हैं दोनों पॉइंट्स, क्या है, प्लस के। ये जब प्लस के हैं तो लेफ्ट में जाएंगे तो इज इक्वल टू के दूसरे पार्ट जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो 250 इधर जाके माइनस हुआ, 300 इधर जाके माइनस हुआ, इक्वल्स टू का साइन यहाँ आ गया, तो रिटेन्ड इनकम। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया 550, इधर इससे माइनस किया 700। सो रिटेन्ड इनकम या प्रतिधारित आय कितनी मिल गई, 700। दैट इज योर आंसर।